हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के पिछले भाग के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आइए सबसे पहले हम लोग आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है इसे जान लेते हैं। तो परिभाषा ये कहती है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर आवेशों के निकाय की रचना करने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो परिभाषा यहां पर काफी आसान शब्दों में दी गई है, फिर भी हम आप लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको इस परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सिंपल से फोटो के जरिए इस परिभाषा को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो। तो आइए वो फोटो क्या है उस फोटो की ओर चलते हैं। तो देखिए कि यहां पर एक प्लेन पेपर है, एक सादा पेपर है यहां पर। तो हमें क्या बनाना है, आवेशों का निकाय बनाना है और उस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ये जानना है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक आवेश को अनंत से लेकर के आते हैं और इस कागज के तल में किसी बिंदु पर रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु ए है, ठीक। और हम किसी एक आवेश को हम कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। अनंत से मतलब बहुत दूर से। मान लीजिए कि अनंत पर आपका ये Q1 आवेश है यहां पर, ठीक। अब इस आवेश को हम Q1 को लेकर आ रहे हैं इस कागज के तल में बिंदु ए पर, ठीक। तो यहां पर मैंने लाकर रख दिया Q1 को, यहां से उठा करके अनंत से। ये दूरी आपको कागज के तल में कम दिख रही है, लेकिन मैंने क्या माना है कि ये Q1 क्या है, बहुत दूर है, अनंत पर है, ठीक है। तो उस Q1 आवेश को मैंने उठा करके लाया, कहां रख दिया, बिंदु ए पर रख दिया। अब क्या हुआ कि अब किसी दूसरे बिंदु आवेश को भी लेकर आना पड़ेगा, ठीक। दूसरा बिंदु आवेश उसको भी हम अनंत से लेकर आएंगे। मान लीजिए कि हम इसको इधर से लेकर आए, हम उसको अनंत से कहीं और से लेकर के यहां पर आते हैं, ठीक है। तो उसको कागज के तल में ही बिंदु बी तक लेकर आते हैं, ठीक। तो यहां पर हम लेकर आते हैं आवेश Q2 को, ठीक। अब कोई तीसरा बिंदु आवेश है, उसको भी हम ले आए, बिंदु सी तक लेकर आते हैं, वो Q3 है, ठीक। तो इस प्रकार से इन तीनों आवेशों को एक दूसरे के नजदीक ले आकर ये एक निकाय बन गया। एक आवेश का क्या बन गया, निकाय, ठीक। और इस आवेश के निकाय में कुल कितने आवेश हैं, 3 आवेश हैं। 2 आवेश भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं उस निकाय में, लेकिन जब भी होंगे एक से अधिक होंगे। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता। निकाय होने के लिए क्या होगा कि वो आवेशों का समूह होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, 3 बिंदु आवेश को अनंत से एक दूसरे के समीप ले आया। तो इस प्रकार एक दूसरे के पास ले आकर एक निकाय की रचना करने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा, हम यानी बाह्यकर्ता को जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको। तो परिभाषा जो यहां पर है वो यही कह रही है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक आवेश को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाते हैं और समीप लाकर एक निकाय की रचना करते हैं, तो इस प्रकार निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में आने की संभावना होती है। जैसे कि ये एक क्या है, अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक। और आपका MKS तथा SI पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। तो MKS और SI पद्धति में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आप इस पॉइंट को भी याद रखोगे। और अगला पॉइंट क्या है, इसकी वीमा mL2T-2 है। तो स्थितिज ऊर्जा की जो वीमा है वो क्या है, mL2T-2 है। आपको यह ध्यान रखना है कि हर प्रकार की ऊर्जाओं की जो
विमा होती है वो सेम होती है, और वो कितने के बराबर होती है? mL2T-2 के बराबर होती है। हर प्रकार की ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सब की विमा क्या होगी? mL2T-T ही होगी। फिजिक्स में एक और भौतिक राशि है जिसकी विमा mL2T-2 ही होती है। वो कौन सी होती है? वो जो है कार्य है। वो कौन सी भौतिक राशि है? कार्य। तो कार्य की विमा भी mL2T-2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्य की विमा और हर प्रकार की ऊर्जाओं की विमा सेम होती है और वो mL2T-2 के बराबर होती है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन तीनों पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। काफी आसान सी चीजें हैं, आप लोग याद कर सकते हो। और अब हम लोग दो बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ चीजें माननी होगी। हम मान लेते हैं कि हमारे निकाय में 2 आवेश होना चाहिए। ठीक, और वो आवेश कौन कौन से हैं? एक आपका Q1 है और दूसरा आपका क्या है? Q2 है। मतलब एक निकाय बनाना है और उस निकाय में क्या होने चाहिए? 2 बिंदु आवेश होने चाहिए, Q1 और Q2, और उन दोनों बिंदु आवेशों की जो स्थिति सदिश है वो क्या है? R1 और R2। तो हमें इतना मान लेना है कि मतलब 2 बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि आपके 2 बिंदु आवेश है निकाय में, Q1 और Q2, और उनकी स्थिति सदिश क्या है? R1 और R2 है। तो ठीक है, अब इसके लिए देखिए फोटो में कैसे हमें बनाना है कि ये एक कागज का तल है। ठीक, और इस कागज के तल में 2 बिंदु हैं आपके, बिंदु 1 और बिंदु 2। उन दोनों बिंदुओं का नाम लिखा हुआ है यहां पर। और ये क्या है? आपका मूल बिंदु। इस बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति और इस बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? स्थिति सदिश का। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति सदिश है वो आपका कितना है? ये R1 है। कितना है? R1। ठीक, और 2 का जो स्थिति सदिश है वो क्या है? R2 है। ठीक, तो Q1 आवेश को हम अनंत से लेकर के आए कहां पर? बिंदु 1 पर लेकर आए। ठीक, तो हमें क्या कार्य करना पड़ेगा ये देखना है। ठीक, फिर Q2 आवेश को हम अनंत से लेकर आए कहां पर? बिंदु 2 पर। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा वो भी हम देख लेंगे। तो दोनों कार्यों को हम जोड़ देंगे तो कुल कार्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस निकाय की रचना करने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा? इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो सबसे पहले बिंदु 1 पर जब हम Q1 को लेकर आते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, आइए ये देखते हैं। तो देखिए यहां पर लिखिए कि बिंदु 1 पर Q1 को अनंत से लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो कार्य बराबर क्या होता है? V इंटू Q, यही होता है। किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q होता है। तो यहां पर क्या विभव होगा? अभी तो Q2 आवेश यहां पर है नहीं। ठीक, तो Q1 को लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? यहां पर कोई विभव है ही नहीं, तो यहां पर विभव कितना है? 0। तो किया गया कार्य कितना होगा? आपका 0 इंटू Q1। तो इस प्रकार से जो पहले आवेश को बिंदु 1 तक ले आने में किया गया कार्य कितना होगा? 0 के बराबर होगा। बात क्लियर है? अब क्या है कि जब इसको हम यहां पर ले आएंगे तो इसके कारण बिंदु 2 पर तो कुछ विभव अब हो जाएगा। पहले यहां पर पहले से कोई आवेश नहीं था, तो जिस कारण यहां पर कोई विभव नहीं था, तो पहले आवेश को जब आपने ले आया यहां पर तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि यहां पर विभव 0 था। लेकिन जब आप दूसरा आवेश लेकर के आओगे तो पहले आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक, तो जब दूसरे आवेश को लेकर के आओगे तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Q1 के कारण, यहां पर लिखिए Q1 के कारण बिंदु 2 पर विभव कितना होगा? ठीक है, बिंदु 2 पर विभव ये कितना होगा, पहले हमें यही देखना है। ठीक, तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है?
R12 है। कितनी है? 1 से 2 की ओर R12 है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया? R12 के बराबर। तो विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यही होता है। तो इस सूत्र के आधार पर आपका जो यहां पर बिंदु 2 पर विभव होगा वो कितना होगा? हम उसको V1 से दिखा दे रहे हैं। किससे दिखा दे रहे हैं? V1 से। तो कितना हो जाएगा? K, और इसके कारण है Q1 के कारण, तो यहां Q1 लिखेंगे, और दूरी कितनी है? R12 है। ठीक, तो ये आ जाएगा Q1 के कारण बिंदु 2 पर विभव आ जाएगा। ठीक, और ये क्या है? बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है। ठीक है, अब क्या होगा कि Q2 को लाने में किया गया कार्य, यहां लिखिए Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? अभी मैंने आपको कार्य का फार्मूला बताया, W बराबर V इंटू क्यू होता है। तो Q2 को लाया जा रहा है और विभव वहां पर Q2 पर विभव यहां पर बिंदु 2 पर क्या है? V1 है। तो V1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो V1 का मान कितना है? K Q1 बाई R12, ये इतना विभव है, और इंटू Q2। तो इस प्रकार से जब इसको थोड़ा सा हल करते हो तो K Q1 Q2 बटे R12 हो जाता है। तो आपका किया गया कार्य W कितना आ जाता है? K Q1 Q2 बटे R12 आ जाता है। ये किया गया कार्य इतना हो जाता है। ठीक, बात क्लियर हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाता है? यहां पर आप लिखेंगे कुल कार्य। क्या लिखेंगे? कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य आपका जो होगा कितना होगा? 0 प्लस K Q1 Q2 बटे R12, जो कि बराबर होगा K Q1 Q2 बटे R12 के बराबर। तो कुल कार्य आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक, और यही कार्य क्या होगा? निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल U से। तो कैपिटल U बराबर क्या हो जाएगा? आपका K Q1 Q2 बटे R12। ठीक, तो ये इस प्रकार से किसका फार्मूला हो जाएगा? दो बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। इसी को हम कैसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं? K का मान रख दें यहां पर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर देख लीजिए, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। ये आपका क्या हो जाएगा? चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? दो बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। काफी आसान सा है। ठीक, अब अगर हम मान ले कि निकाय में 3 बिंदु आवेश हैं, तब उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? आइए उसे भी देख लेते हैं। 3 बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस कागज के तल में 3 अलग अलग बिंदु हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या माना कि इस कागज के तल में 3 बिंदु हैं। आपके कुछ इस प्रकार से आप मान लो कि इस कागज के तल में 3 बिंदु हैं, और इस बिंदु का नाम 1 मैंने रख दिया। ठीक, इसका क्या रख दिया? बिंदु 1। इसका नाम क्या रख दिया? बिंदु 2 रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया? बिंदु 3 रख दिया। तो इस प्रकार से इस कागज के तल में 3 अलग अलग बिंदु आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अनंत से 3 अलग अलग आवेशों को इन 3 बिंदुओं पर रखना है, और इस प्रकार से एक निकाय की रचना होगी। तो उस निकाय की रचना करने में जो हमें कार्य करना होगा वही क्या होगा? 3 बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला आवेश बिंदु 1 पर लेकर आते हैं। तो देखिए बिंदु 1 पर अभी यहां पर कोई आवेश तो है नहीं, तो जिस कारण बिंदु 1 पर विभव क्या है? 0 है। तो यहां पर सबसे पहले लिख लीजिए बिंदु 1 पर विभव क्या है? 0 है। ठीक, बात क्लियर है। यहां पर अभी कोई आवेश मौजूद नहीं है, तो जिस कारण बिंदु 1 पर कोई विभव नहीं है, तो पहले आवेश को बिंदु 1 पर ले आने में किया गया कार्य कितना होगा? वो भी 0 होगा।
देखिए कैसे होगा यहां पर। तो यहां पर लिखिए कि Q1 को अनंत से बिंदु 1 पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, लाने में किया गया कार्य इतना लिख लेते हैं। तो कार्य जो होगा W1, ठीक। Q1 को हम कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से, तो यहां पर 1 पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका V इंटू Q1, कार्य का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से यहां पर V का मान 0 है, तो इतना आ जाएगा। तो W1 बराबर क्या आ गया? 0। ठीक, तो पहले आवेश को ले आने में जो किया गया कार्य है वो क्या है? 0। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है पहले आवेश के कारण बिंदु 2 पर विभव अब कुछ ना कुछ तो होगा, और वो कितना होगा देख लेते हैं। तो लिखते हैं कि Q1 के कारण बिंदु 2 पर विभव, ठीक, बिंदु 2 पर विभव वो कितना होगा? विभव जो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V बराबर, उससे लिखेंगे। तो पहले इनके बीच की दूरी कितनी है ये देख लेते हैं। तो पहले दोनों आवेशों को दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, ठीक, और इनके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? R12 से दिखा लेते हैं। ठीक, तो जो आपका विभव होगा पहले के कारण बिंदु 2 पर जो विभव होगा उसको V12 से दिखा रहे हैं, और वो कितना होगा? K Q1 बटे उनके बीच की दूरी R12 के बराबर। तो दूसरे आवेश को अनंत से बिंदु 2 तक ले आने में किया गया कार्य कितना होगा वो लिखिए यहां पर। Q2 को अनंत से, ठीक, बिंदु 2 पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। तो क्या होगा वो कार्य? W2, और कितने के बराबर होगा आपका? V12 इंटू Q2 के बराबर होगा। तो V12 का मान क्या है? K Q1 बटे R12 के बराबर है। तो ये किस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे R12। तो इस प्रकार जो W2 का मान होगा वो क्या होगा? K Q1 Q2 बटे R12 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक, अब क्या है कि यहां पर तो Q2 अब आ गया, तो इसके कारण भी बिंदु 3 पर विभव होगा, इसके कारण भी बिंदु 3 पर विभव होगा। तो बिंदु 3 पर नेट विभव कितना होगा आइए उसे देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर लिखते हैं बिंदु 3 पर कुल विभव। ठीक, तो बिंदु 3 पर कुल विभव कितना होगा? देखिए पहले के कारण विभव, पहले के कारण 3 पर विभव प्लस दूसरे के कारण 3 पर विभव। तो पहले के कारण 3 पर विभव क्या होगा? K Q1 बटे उन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए क्या होगा? पहले दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, और इनके बीच की दूरी को हम क्या दिखा देते हैं? R13 से। और इन बिंदुओं को भी मिला लेते हैं, इनके बीच की दूरी को हम क्या दिखा देते हैं? R23 से। ठीक, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? R13 है, तो यहां R13 लिख लिए, और प्लस V23 दूसरे के कारण बिंदु 3 पर विभव। तो यहां पर क्या लिखेंगे? K Q2 बटे R23 इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां से आप K कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा? Q1 बटे R13 प्लस Q2 बटे R23। ठीक, कितना आ जाता है? तो विभव आपका कुल विभव कितना आ गया? वो आ गया K ब्रैकेट में Q1 बटे R13 प्लस Q2 बटे R23, ये कुल विभव हो गया। तो अब तीसरे आवेश को अनंत से बिंदु 3 तक ले आने में किया गया कार्य कितना होगा उसकी गणना कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए कि बिंदु 3 पर अनंत से Q3 को लाने में किया गया कार्य। ठीक है,
कितना होगा W3। ठीक, वो कितना होता है V इंटू Q3 के बराबर, और V का मान यहां ऊपर देख रहे हो आप, तो K Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23 इंटू Q3। तो ये कुल कार्य हो गया। ठीक, अब क्या है कि इस निकाय की रचना करने में जो कुल कार्य करना पड़ा वो कितना होगा W। तो W बराबर हम क्या लिखेंगे, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 कितना था, 0 था। W2 कितना है आपका, W2 यहां से आप देखिए कितना है, K Q1 Q2 बाई R12। ठीक, और W3 कितना है यहां पर आप देखिए, K ब्रैकेट में Q1 बाई R13 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R23, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर Q3। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें यहां पर भी K है, यहां पर भी K है। ठीक है, और जो आपका और कुछ कॉमन है इसमें नहीं, तो यहां पर W जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां आ गया Q1 Q2 बाई R12 प्लस, अब देखिए Q3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हो जाएगा Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23। तो ये आपका किया गया कुल कार्य होगा, और यही किया गया कुल कार्य क्या होता है, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से। तो U बराबर क्या हो जाएगा, K आपका, इसी चीज को यहां उतार लेंगे, Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23। तो ये इस प्रकार से हमें तीन बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से अगर निकाय में चार बिंदु आवेश हो तो उसके लिए भी हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने ये आंकिक प्रश्न है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2.0 गुणे 10 पर घाते ऋण 5 कूलम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहां पर एक निकाय ऐसा है जिसमें दो बिंदु आवेश हैं और उन दोनों बिंदु आवेश पर जो आवेश की मात्रा है वो समान है, 2.0 गुणे 10 पर घाते ऋण 5 कूलम के बराबर। तो यहां पर आपका जो Q1 है वो Q2 के बराबर है और वो कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम के बराबर है। तो यहां पर हम इसको लिख लिए और उनके बीच की दूरी हमें कितनी रखनी है 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, इतना आ जाएगा। बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, दो बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाना है। तो U बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बाई R12। ठीक, तो यहां पर आपका K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और Q1 Q2 बटे R12। तो सभी मान को हम यहां पर रख लेते हैं। तो U बराबर हमें क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 पर घाते 9, कई बार मैंने बताया है, तो यहां पर आप लिख लीजिए। ठीक, Q1 का मान कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻5। फिर Q2 का भी मान इतना ही है, कितना है आपका 2.0 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी है 0.1 है। ठीक, तो इस प्रकार से U बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 दूना 18 दूना 36। ठीक, और 10 पर घाते ऋण 5 है और धन 9 है, तो आधार समान होने के कारण घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 9 धन ऋण 5 धन ऋण 5। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा आपका, पहले नीचे आप इसको लिख लेंगे 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 36 गुणे 10 पर घाते ऊपर ऋण 1 आएगा और नीचे कितना आएगा 10 पर घाते ऋण 1। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36।
तो U बराबर कितना आएगा 36, और स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक मैंने बताया था जूल होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब एक प्रश्न और हम इस पर कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश भुजा स्मॉल डी वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित किए गए हैं। इस व्यवस्था को बनाने में किए गए कार्य तथा इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा क्या है, स्मॉल डी है। उस वर्ग के शीर्ष पर आवेश रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4। हाँ, और सभी आवेशों का जो परिमाण है स्मॉल q के बराबर है। तो इस प्रकार इस निकाय की रचना करने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा और इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि अनंत से आवेशों को परस्पर एक दूसरे के निकट लाकर किया गया कार्य जो होगा वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रश्न में जो किया गया कार्य होगा वही क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और हम लोगों ने 2 बिंदु आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है, 3 का भी पढ़ा है, लेकिन यहां पर 4 हैं, इसके लिए नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं उन दोनों की सहायता से। तो आपने देखा था उसमें कि K कॉमन था सब में, तो K को मैंने बाहर लिख लिया। अब 2 आवेशों का जोड़ा बनाइए। तो जैसे 2 आवेश यहां पर Q1 Q2 का जोड़ा बनाइए, तो Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी D। ठीक, फिर प्लस इन दोनों का जोड़ा अब तो कितना होगा Q2 Q3 बटे D। फिर इन दोनों का जोड़ा, तो इन दोनों का जोड़ा क्या है Q3 Q4, हाँ Q3 Q4 बटे उनके बीच की दूरी। फिर अंत में इन दोनों का, ठीक, तो कितना है वो Q4 Q1 बटे D। अब देखिए इतना जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका बन गया। अब इसका बचा और इसका बचा, तो इन दोनों का भी जोड़ा लिखिए। क्या लिखेंगे आप, Q1 Q3 और उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी के लिए हमें इसको मिला लेना पड़ेगा। अब देखिए ये कोण 90 अंश होता है, वर्ग में ये कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इनके बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा आपका D√2 आएगा। ठीक, आप करके देखिएगा, इतना आएगा। तो यहां पर हम उनके बीच की दूरी D√2 लिखेंगे। अब इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो कितना होगा Q2 और Q4 का, और इनके भी बीच की जो दूरी आएगी वो कितनी होगी, सेम होगी, D√2 के बराबर। तो यहां पर आप D√2 लिख लेंगे। ठीक, अब आपको पता है कि Q1 Q2, यहां पर देखिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q, सब बराबर हैं आपस में। तो यहां पर आपका जब हम रखेंगे सब मान, तो Q1 इंटू Q2 सेम है, तो Q² हो जाएगा D। तो इसी प्रकार से आपका Q²/D ये भी हो जाएगा, हाँ Q²/D प्लस Q²/D, और उसके बाद ये वाला जो आपका होगा Q²/D√2, ठीक, और प्लस Q²/D√2, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 4Q²/D, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2Q²/D√2। ठीक, इतना आ जाएगा, हाँ, ये कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अब क्या हो गया कि यहां पर देखिए कॉमन जो है उसको ले लेते हैं, तो 2 कॉमन है, ठीक, और आपका Q² भी कॉमन है, और क्या कॉमन है D, तो इतना हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या यहाँ पे, यहां पर बचा 2, 4 था तो 2 बचा, ठीक, और प्लस अब यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर आपको बचा 1/√2 बचा। ठीक, तो इस प्रकार से कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई 2Q²/D, फिर ब्रैकेट में 2 + 1/√2, ये आपका कुल स्थितिज ऊर्जा हो गई, और यही क्या हो गया आपका कुल कार्य हो गया। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा भी इस निकाय की इतनी होगी, और इस निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य होगा वो भी इतने के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्थितिज ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।